बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, अमेरिका के सदारती इलेक्शन के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अभी तक के ऑब्वियसली जो नताइज सामने आ रहे हैं, 270 इलेक्टोरल वोट में से 264 जो हैं वो जो बाइडन ने हासिल किए हैं और 214 जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के हैं। 270 की रिक्वायरमेंट है, इलेक्टोरल वोट की रिक्वायरमेंट है सदारती इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन आज देखना यह है कि ये जो बड़ा ही एक्शन पैक्ड यूएस इलेक्शन रहा है, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता अपने क्लाइमेक्स को पहुंच रहा है, और जो 3-4 ऐसी स्टेट्स हैं जिनको बैटल ग्राउंड स्टेट्स अभी भी कहा जा रहा है, जहां से अभी भी मुकम्मल रिजल्ट आना बाकी है, जिसमें नेवाडा है, जॉर्जिया है, पेंसिल्वेनिया है, जो कि बड़ी अहम स्टेट्स डिक्लेयर की जा रही हैं। और ये पूरे का पूरा प्रोसेस जिस अंदाज में हमने देखा है कि एक जो फ्लड था मेल इन बैलेट्स का, उसके बाद हमें कॉम्प्लिकेट होता दिखाई दिया है, जिस पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलेक्शन से पहले ही सवालात उठा दिए थे और इसको गैर कानूनी चीज़ कहा था, और ये कहा था कि ये तरीक़ाकार जो है वो धांधली की तरफ जाएगा, उसमें शफाफियत का जो अंसर है वो नहीं होगा। अभी भी यही बात हो रही है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने 3 स्टेट्स में तो अदालतों का रुख भी कर लिया है, जिसमें जो अभी तक का काउंटिंग जारी है इस पोस्टल वोट्स की, उसको रुकवाने की बात वो कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी पर यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने हमारे खिलाफ करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं। कानूनी वोटों को देखा जाए तो हम आसानी से जीत रहे हैं, लेकिन अगर गैर कानूनी वोटों को देखा जाए तो हम हार रहे हैं। यानी कि वो ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं से उनको लगता है कि धांधली की गई है। फिर एक और इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि जो कुछ बड़े मालियाती इदारे हैं उन्होंने फंडिंग की है हमारे खिलाफ इस इलेक्शन की। रिपब्लिकन पार्टी जहां से जीत रही थी वहां से भी उसको हराया जा रहा है। बहरहाल आज इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, और ऑब्वियसली पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो इस इलेक्शन पर लगी हुई हैं। पूरी दुनिया के जो चैनल्स हैं, अखबारात हैं, उनकी हेडलाइंस जो हैं वो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हवाले से हैं। क्यों इतना अहम है? क्योंकि कहा जाता है कि व्हेन अमेरिका स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड, और पाकिस्तान भी यही देख रहा है कि पाकिस्तान के लिए कोई भी नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो आखिर कुछ चेंजेस आएंगी, कुछ तब्दीलियां आएंगी या नहीं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। I'm joined by a very distinguished panel of guests with me today. हमारे साथ इस्लामाबाद में तो एम्बेसडर ज़मीर अकरम साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ शहजाद चौधरी साहब मौजूद हैं, रेनाउंड डिफेंस एनालिस्ट हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। रिपब्लिकन रहनुमा हमारे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा हमारे साथ ताहिर जावेद साहब भी थोड़ी देर में मौजूद होंगे। अगर साजिद तारड़ साहब मैं आप ही से आगाज़ करूँ, आप क्या देख रहे हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप के इल्ज़ामात हैं? उन्होंने शफाफियत के हवाले से सवालात उठाए हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं है, धांधली हुई है, बड़े मालियाती इदारे हमारे खिलाफ फंडिंग कर रहे हैं इस इलेक्शन में। आखिर ये ऑब्वियसली मुतनाज़ा तो अब बनते ही चले जा रहे हैं हर गुजरते लम्हे के साथ। होगा क्या फिर अगर ये इतने ही कॉन्ट्रोवर्शियल रिजल्ट्स आते हैं? देखिए, एक तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि होगा क्या, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा क्या हो रहा है या क्या हुआ है। असल में डोनाल्ड ट्रंप साहब एक मूवमेंट की निशानी थी। ये इंटरनेशनल मूवमेंट थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, ब्रेक्सिट हुआ है, मित्रा अरब स्प्रिंग थी, मोदी साहब आए, खान साहब आए। ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना था। लोग जो थे वो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन से बेजार थे। 47 साल का तजर्बा जो है वो कुछ जरूरत से ज्यादा तजर्बा है। और उसके बाद जो मेरा 4 साल का कंक्लूजन है, because I am Trumpster, I'm not only a Republican, I'm a Trumpster। हुआ यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में क्या है, और जो मेरा रिजल्ट निकला एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट कि एस्टेब्लिशमेंट और मीडिया, इनसे मथा लगाना कोई आसान नहीं है। इसके आपको नतायज आपको नजर आ रहे हैं, जिसका इजहार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी किया है। जो बाइडन जो कि 47 साल से थक चुके हैं, हम इनको कहते हैं ऐसे लोगों को वॉशिंगटन वोल्चर्स, वो कैंडिडेट थे ही नहीं। यहाँ पे कैंडिडेट CNN था और एस्टेब्लिशमेंट और पेंटागन था। और इसमें मैं बताना चाहूंगा, ये तो माजी है। पहले 2 साल रशियन कॉन्फ्लिक्ट में लेजिस्लेशन नहीं हुई, उसके बाद करप्शन को हाथ डाला जब यूक्रेन की, तो जिस तरीके से पाकिस्तान में होता है कि जमहूरियत खतरे में आ जाती है, यहाँ पे इम्पीचमेंट शुरू हो गई थी। और ये बाकियात यही होना था। इस वक्त मशीनरी इज वर्किंग ऑल ओवर। मैं इसकी मिसाल देना चाहता हूँ,
जो बाइडेन साहब एक स्कूल का जिम्नेजियम भी नहीं भर सकते थे, लेकिन अब 7 करोड़ से ज्यादा वोट वो 3 दिनों में ले गए। ये एक बिल्कुल एक न्यू फिनोमेना फॉर मी एज वेल। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त स्टेटों में बड़ी माइनर देखे ना, उनके वोट बढ़ते जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब के वोट नीचे आते जा रहे हैं। ये एक बड़े सही तरीके से सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अगर मैं छोटा सा आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा, हंटर बाइडेन का लैपटॉप निकला था, किसी ने कुछ नहीं, उसको कोई न्यूज कवरेज नहीं दी। और आज अमेरिका में पता क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब का ट्वीट अकाउंट सेंसर किया जाता है, ब्लॉक किया जा रहा है, उनकी हर ट्वीट को ब्लॉक कर रहा है ट्वीट। तो आपका क्या ख्याल है अमेरिका? जी आई नो, उसको उनकी ट्वीट्स को डिस्प्यूटेड और मिसलीडिंग बार बार करार दे रहा है ट्विटर। बट मुझे ये बताइएगा साजिद तारड़ साहब, जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे थे कि ऑब्वियसली जैसे जिन स्टेट्स में ये काउंटिंग चल रही है वहाँ पे जो बाइडेन के वोट्स बढ़ रहे हैं, ट्रंप के कम हो रहे हैं। सो इसमें एक ये कहा जाता है कि ट्रेडिशनली शायद जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हैं या उनके सपोर्टर्स हैं, उनके वोटर्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं, वो प्रेफर करते हैं मेल इन बैलेट को, और रिपब्लिकन्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं लाइंस में लगने को और खुद जाने को। इज दैट करेक्ट? क्योंकि अगर ये ही है तो फिर तो ऑब्वियसली जो फ्लड है मेल इन बैलेट्स का, उनको जब काउंट करेंगे तो जो बाइडेन के वोट्स बढ़ते चले जाएंगे। मैडम, उसको मैं एक और बात आपको यहाँ पे एक पते की बात बताना चाहता हूँ। ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, अमेरिका का पोस्टल सिस्टम इतने ज्यादा मेल इन पेपर्स के लिए तैयार ही नहीं था। यहाँ पे यूएस पोस्टल सर्विस एक फेल और नाकाम इंस्टीट्यूशन है, जिसकी वजह से फेडेक्स और यूपीएस जो है वो अपने पीक पे है, दे आर मिंटिंग मनी। एक तो ये वजह है। और दूसरी बात बताना चाहूंगा कि अमेरिकन सियासत में एक वर्ड को यूज किया जाता है, हार्वेस्टिंग। यहाँ पे जो लिबरल ऑर्गेनाइजेशन है, एक बंदा जाता है, वो 5-5 हजार वोट घरों से इकट्ठे करके ले आता है, एक चर्च में बैठ के सारी स्टैंपिंग करके उनको डाल दिया जाता है। दिस इज पार्ट ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री, इट्स इन प्रेसिडेंट। और मैं एक और यहाँ पे बात बताना चाहूंगा कि कल लास वेगस में, नवाडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने वोटर्स को वहां लेके आए हैं कि जिनके घरों में 18 बैलेट आए हैं। एक खातून स्टेज पे आके कह रही है उसका लड़का मर चुका है, लेकिन जब उसने परसू किया तो किसी ने कहा कि उनका वोट कास्ट हो चुका है। एक खातून एक प्रीसिंक्ट पे गई है तो उनको कहा गया कि आपका वोट डाल के जा चुका है। तो देखिए, अगर इस तरीके, इफ दिस इज अ डेमोक्रेसी, देन गॉड ब्लेस अमेरिका एंड आई होप दुनिया के सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। अगर यहाँ पे ये हालात हैं, तो फिर डेवलपिंग कंट्रीज दूसरे मुमालिक का आप खुद अंदाजा लगा। लेकिन एक बात और भी है ना तारड़ साहब के, लोग यूजली उनकी जिन पॉलिसीज को तनकीद करते थे कि इमिग्रेंट्स के हवाले से, एक रेशल टेंशन बढ़ जाने के हवाले से, या अभी ये जो एक कोविड की पुअर हैंडलिंग पे बड़ी उनकी तनकीद की जाती थी। लेकिन यहाँ पे ये भी लगता है कि जो अमेरिकन्स हैं मेजॉरिटी कुछ, क्योंकि अगर उनके पिछले दौर के वोट देखे जाएं पिछले इलेक्शन के, तो 6 करोड़ 30 लाख लास्ट टाइम उन्होंने वोट्स लिए थे, तो इस दफा उनके वोट्स बढ़े हैं। तो शायद वो तनकीद उतनी अमेरिकन्स को के लिए सही नहीं है जिन चीज़ों पर हम बात करते हैं। मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊँगी, लेकिन पहले भी जो एम्बेसडर ज़मीर अकरम साहब ये बताइएगा कि ये सारी चीज़ें जब आप सुन रहे हैं, ऑब्वियसली ये तो वो पाकिस्तान की सियासत या पाकिस्तान के इलेक्शन आपको नहीं याद आ रहे, धांधली हो गई, शफाफियत नहीं रही। अभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताइए साजिद तारड़ साहब ने, और ये मैं भी देख रही थी न्यूज़ पे, कि एक मुर्दा शख्स का भी वोट, ये तो यूजली हम पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के इलेक्शन में देखते होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये चीज़ें कोई नई नहीं हैं। हम पाकिस्तान की हम हर वक्त तनकीद करते रहते हैं, लेकिन ये अमेरिका में भी होता है, दूसरी ममालिक में भी इस किस्म की वाक़यात होते रहते हैं। तो हमें इस पे हैरान कौन नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये है कि ये इलेक्शन जो है अमेरिका का, ये इतना क्लोज हो गया है। आप देखें, जब पोल्स जो आ रही थी उसमें तो इतनी लीड बता रहे थे बाइडेन साहब की, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह से उनकी आप जैसे फरमाया आपने, उनके वोट बल्कि बड़े हैं लास्ट टाइम के जी, अभी इस दफा उनको अभी तक जो वोट्स पड़े हैं वो ज़्यादा हैं। तो ये बहुत ही क्लोज इलेक्शन है, और ये एक रिफ्लेक्शन है। बट दूसरी तरफ जो बाइडेन साहब की अगर बात करें, वो भी 7 करोड़ से ज़्यादा वोट उन्होंने भी ले लिए हैं। ये क्योंकि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है, डिविसिव इलेक्शन है।
और इस वक्त वोटर टर्नआउट भी बहुत ज़्यादा हुआ अमेरिका में, 150 या 100 साल से ज़्यादा वोटर टर्नआउट है। तो क्योंकि ये एक बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है और वो इसकी अक्कासी करता है कि अमेरिका के अंदर बहुत डीप डिविजन्स आ गए हैं और ये उस प्रेसिडेंट ट्रंप की जो उनकी इलेक्शन हुई थी वो एक रिफ्लेक्शन थी, एक जो रियलिटी है इंडियन उसकी अमेरिका के जो हार्टलैंड है उसमें जो रियल व्यूज़ थे उनके जो असल पोजीशंस हैं, थिंकिंग है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। और वो आप फिर अभी भी देखें, आप अगर मैप देखें रेड एंड ब्लू का, तो जो हार्टलैंड है अमेरिका का उसमें सारे मोस्टली प्रेसिडेंट ट्रंप को वोट्स पड़े हैं। तो इट शोज हाउ डिविसिव द इलेक्शन एंड द कंट्री इज ऑन वेरियस इश्यूज। रेस इज वन इशू, इमिग्रेशन इज एन इशू, मुस्लिम इस्लाम एंड मुस्लिम्स इज अनदर इशू। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी वो प्रेसिडेंट ट्रंप का मैं देख रही थी, उन्होंने ये भी कहा कि गुज़श्ता 60 साल जो अमरीकी तारीख है उसमें पहली बार वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वोट हमें दिए हैं हिस्पैनिक्स ने और स्याह फाम ने। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं ताहिर जावेद साहब आपकी जानिब सर आती हूँ। पहले तो ये ज़रा बड़ा क्रिटिसिज्म जो हो रहा है आप लोगों के हवाले से जो प्रेसिडेंट ट्रंप क्लेम कर रहे हैं उस पर ज़रा जवाब दीजिएगा। ये कौन से बड़े मालियाती इदारों ने आपको सपोर्ट कर दिया, कहाँ पे करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ? और साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि जी जो बाइडन तो कैंडिडेट है ही नहीं, ये तो उनके खिलाफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ तो इलेक्शन लड़ रहा है पूरा मीडिया और पूरी एस्टैब्लिशमेंट। प्रेसिडेंट ट्रंप के इनकी इस बात में पे इत्तेफाक करता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ तो पूरा अमेरिका, पूरे बच्चे, बूढ़े, जवान, डेमोक्रेट, रिपब्लिकन, इमिग्रेंट, वाइट, ब्लैक, ये सारे उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े। उन्होंने भी तो हर बंदे के साथ मुकास खोला था, उन्होंने भी तो हर बंदे की बेइज्जती की थी, उन्होंने भी तो अपने एक बेस के अलावा किसी को ओन नहीं किया। तो ऑब्वियसली उनको पता था कि वो हर बंदे के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो उनको इलेक्शन के अंदर इन सब से फाइट करना था। उसमें मीडिया भी है। सुबह से शाम तक जब आप मीडिया को नजायज उसके ऊपर देखिए, ये पहले फॉक्स इनका बेबी था और CNN इनका एनिमी था। अच्छा, जब से इलेक्शन के रिजल्ट आए, CNN भी इनका एनिमी है। मैं आपसे एक बात बोलता हूँ शादिया, आप 2 अल्फाज बोलें डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, कल आप भी उनकी लिस्ट में शामिल हो जाएंगी। और ये जो अपना डोनाल्ड ट्रंप और उनके आगे जो साजिश का हिस्सा है साहब, साजिद साहब ने इल्जाम लगाया ना, तो ये है डेस्परेटनेस, ये है हारने वाले की जो शिकायतें। लेकिन आप किसी को लताड़ेंगे, जिसका गला दबाव वहां के निकालता है, वो मिसरा सुना हुआ है ना। तो अब ये रोना पिटना, अभी तो इन्होंने अपने सर पे मिट्टी डालनी है, अभी इन्होंने मतलब और कई कुछ करना, अपने कपड़े फाड़ने हैं इन्होंने, ये सारा काम अभी करना है। हम देखेंगे इसको आगे। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं इलेक्शन के हवाले से, ओवरऑल अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट वोटर की तादाद ज्यादा है। रजिस्टर्ड वोटर्स के अंदर 5% रजिस्टर्ड वोट जो है वो डेमोक्रेट लीन्ड है, ज्यादा डेमोक्रेट रजिस्टर्ड है। हम लोग जो डेमोक्रेट हैं वो बेसिकली सुस्त वोटर है, वो उनको निकालना बहुत मुश्किल है। उनको निकालने के लिए मैं सारे 4 साल बोलता रहा हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की हरकतें थी, इसके बाद लोग इस तरह निकलेंगे कि एक मैं उसके ऊपर पढ़ रहा था कि लाइन में एक लड़का लाइन में वोट डाल खड़ा था, तो दूसरा जो डाल के निकल रहा था उसको वो पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग यू वेटेड? द गाय सेड आई वेटेड 4 years। तो दिस इज द एटीट्यूड। लोग 4 साल से वेट कर रहे थे कि हमारे बाजू करके बैठे हुए। तो आप कह रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी किसी को बख्शा नहीं, उन्होंने भी सभी को टेक ऑन किया, तो इसलिए आप कह रहे हैं कि जी हर कोई वाकई उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। शहजाद चौधरी साहब, सर योर टेक ऑन दिस, योर एनालिसिस कि ये जब आप चीजें सुनते हैं, जब आपको एग्जैक्टली वही बातें सुनने को मिलती हैं जो हम पाकिस्तान के इंतखाबात के बाद देखते हैं कि जी हमारे पास धांधली के सबूत हैं, हम अदालतों का रुख करेंगे, एंड दिस टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप इज सेइंग दैट। फिर वो कहते हैं कि जी हमारे मुबस्सरीन को जो है वो निकाला जा रहा है इस पूरे गिनती के अमल से, हमारे खिलाफ पैसे लगा दिए गए हैं, खरीद लिया गया है लोगों को। लेकिन ऑब्वियसली इतनी पुरानी जमहूरियत
के हवाले से और उनके इंतखाबात के हवाले से जब हम ये बात करते हैं और इतनी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है, तो आपको इसका रिजल्ट क्या नज़र आ रहा है? देखिए, एक तो ये बात की जा रही थी कि शायद जमहूरियत अब तकरीबन तमाम दुनिया से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जमहूरियत अब एक रेलिवेंट सिस्टम नहीं रह गया गवर्नेंस का। और ये जो तजर्बा हुआ अभी अमेरिका में जो जारी है और जो चल रहा है, जिसमें 15 करोड़ वोटर जो थे वो सामने आए, 2 प्रेसिडेंट्स ने एक इंटेंस इलेक्टोरल बैटल लड़ी, जिसका कि पूरी दुनिया इस वक्त एक मुजाहरा देख रही है। और इन 15 करोड़ लोगों को एक पेंडेमिक के अंदर, कोविड और कोरोना के अंदर एक तरह से गुजार लेना और उसके बाद फिर उसको इतनी शफाफियत के साथ और इतने बेहतर अंदाज में कंडक्ट कराना कि जहाँ पर ये ख़तरा था कि लोगों ने गन्ने खरीद लिए हैं, लोग शायद किसी वायरस की तरफ जाएंगे जब ये पता चलेगा कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इन्होंने शुरू से लेके आखिर तक ये जो अमेरिका का निज़ाम है, उस निज़ाम ने न सिर्फ के अपने निज़ाम को खुद संभाला है, बल्कि जमहूरियत को भी एक मिसाल के तौर पे सामने पेश किया है। अभी ये नहीं पता कि ट्रंप साहब क्या करेंगे इसके बाद, ये जो जिस किस्म की शिकायत आ रही हैं। दूसरी, जिन शिकायत का आपने जिक्र किया है, जो हमारे साथी जिक्र कर रहे हैं, इनका मदावा भी अमेरिका के निज़ाम में मौजूद है। ये लीगल बैटल लड़ेंगे, लीगल बैटल के बाद फिर ये कांग्रेस के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। मतलब ये है कि अल्टीमेटली कांग्रेस के पास जब जाएंगे तो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के पास जाएंगे। ये पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट अपने निज़ाम को कभी खाली नहीं होने देगी, कभी ख़त्म नहीं होने देगी। ये पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने अमेरिका को वो मकाम दिलवाया है, वो दिया है जो कि आज इसका मकाम है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रंप के जितने मर्जी गुस्से हों या जिस किस्म की उनकी आपको ट्वीट्स नज़र आती हैं, मुश्किलात नज़र आती हैं, मेरा अपना ख्याल ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता माइल हो जाएंगे, उनको कर लिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि इट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। एक मेरा अपना ख्याल ये है कि जिस तरह से ये रिजल्ट्स आहिस्ता आहिस्ता रिलीज हुए, ये भी एक एनवायरनमेंट को शेप करने का एक टैक्टिक है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये बगैर वजह के किया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइजेशन कि आई थिंक द गेम इज़ ओवर, मेरा मुश्किल, ताकि लोगों को काबू किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, जिस किस्म का इंतशार होना है उससे बचा जा सके। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि ये सोची समझी एक चीज हो रही है, किस तरीके से रिजल्ट्स अनाउंस किए जा रहे हैं। मैं साजिद तारड़ साहब, मुझे एक ब्रेक ले लेने दीजिए। आपसे वापस आकर मैंने ये जो 3 स्टेट्स के अंदर अदालतों में रुख किया गया है और धांधली के सबूतों की बात कर रहे हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, इस पर आपसे बात करनी है एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। साजिद तारड़ साहब, ये बताइएगा, जिससे हम अभी बात कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो अदालत जा भी रहे हैं और मजीद सुप्रीम कोर्ट की भी उन्होंने बात की है, 3 स्टेट्स में ऑलरेडी ये चीज़ वो लेकर आ गए हैं। ये किस तरीके से मामला आगे बढ़ेगा? शहजाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ऑब्वियसली अमेरिका के अपने निज़ाम में इन तमाम चीज़ों का मदावा मौजूद है, लेकिन फ्लोरिडा में 2000 में हमने देखा था कि जिस तरीके से जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एल गोर को हराया था, महज 537 वोट्स का फर्क था, लेकिन रिकाउंटिंग में वो उनकी पिटीशन जो है वो खारिज कर दी गई थी। सो ये आप किस तरीके से देख रहे हैं, कानूनी तौर पे चीजें, अदालती मामलात कैसे चलेंगे? देखिए, थोड़ा सा मैं पहले रीबट करने की कोशिश करूंगा, फिर मैं आता हूँ स्टेटों की तरफ। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल ये, आप शायद ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर अमेरिका को 3.4% अनएम्प्लॉयमेंट पसंद नहीं है तो फिर मैं एग्री करूंगा आपसे। अगर उनको 33.1% जीडीपी ग्रोथ नहीं पसंद, मैं कहता हूँ शायद फिर समथिंग इज रॉन्ग विद डोनाल्ड ट्रंप। ऑयल इंडिपेंडेंस, आज पेट्रोल यहाँ $1.99 का गैलन बिक रहा है। और दूसरा ये कि जब हमारे बराक हुसैन ओबामा साहब गए थे तो $4 का गैलन था उस वक्त। अगर ये चीजें पसंद नहीं है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट मुसलसल चाइना करे, अगर ये चीजें पसंद नहीं है तो अल्टीमेटली उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का कसूर नहीं है। वाकई अमेरिका सोशलिज्म चाहता है तो देन वेलकम। और आज आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मियामी में लोग हिस्पैनिक, सारी दुनिया फ्लोरिडा में और जहां जहां हिस्पैनिक है वो वापस आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के कैंप में, कि उनको पता है वेनेजुएला और क्यूबा में क्या हो रहा है। हमारे वो सिर्फ पाकिस्तानियों को टेस्ट नहीं है सोशलिज्म का, यहाँ दुनिया को पता है कि सोशलिज्म क्या है। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल ये मेरे लिए बड़े मोहतरम है। अब उसमें मैं बताना चाहूंगा, पाकिस्तान में भी मेरे कई भाई ऐसे एंकर हैं जो जो बाइडेन को इस दफा और पिछली दफा हिलरी को सपोर्ट करते थे। मैं यहाँ पाकिस्तान को ये करेक्शन जरूर देना चाहूंगा कि बराक हुसैन ओबामा ने जितने ड्रोन मारे पाकिस्तान पे,
आप प्लीज उनके लिए तैयार रहिएगा। उसकी वजह है ये सबसे बड़ी, सितंबर 11 के बाद जो बाइडेन साहब सारी डिक्टेशन अपनी पेंटागन से और एस्टेब्लिशमेंट से लेते हैं। एक तो ये बताना चाहूंगा। अब मैं आप बताना चाहूंगा कि पेंसिल्वेनिया और जिन स्टेटों का आप जिक्र कर रही हैं वहां क्या सूरत हाल है। पेंसिल्वेनिया में किस तरह जो बाइडेन जीत सकते हैं, दो चीजें बताना चाहूंगा। एक तो फिलाडेल्फिया अभी जल रहा है, 30 वहां के पुलिस वाले हॉस्पिटल्स में पड़े हैं, कुछ बहुत क्रिटिकल हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि पेंसिल्वेनिया की जो सबसे इकोनॉमी की सबसे बड़ी सोर्स है वो फ्रैकिंग है, माइनिंग है, और जो बाइडेन साहब उसको बंद करने के लिए फिर रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि वहां से ये किस तरह जीत जाएंगे। अब मैं दूसरी बात एक बताना चाहूंगा इसमें कि परसों इन्होंने हमारे एरिक ट्रंप ने और जुलियानी साहब ने जाके, मेयर जुलियानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें जुलियानी साहब जो कि बहुत मजे हुए वकील हैं, रेफरेंस के बगैर उन्होंने किस तरह कह दिया कि रात के 2 बजे 1,30,000 वोट आए हैं और रात के 4 बजे वो आपके कंप्यूटर में आ गए। इन चीजों के बावजूद कि मैं खुद पेंसिल्वेनिया में प्रेसिडेंट साहब और फर्स्ट फैमिली के साथ ट्रैवल करता रहा हूं, जमे गफीर इनको नजर नहीं आ रहा, बाकी सारी दुनिया को तो नजर आ रहा है। मैं जिस तरह कह रहा था कि जो बाइडेन साहब एक स्कूल का जिम्नेजियम नहीं भर सकते थे पॉपुलेशन में, अब 7.5 करोड़ जो वोट है वो 2 दिनों में कास्ट होते सारे। हर जो कल प्रेसिडेंट साहब ने खुद फरमाया कि हर जो बैलेट आ रहा है वो ठीक है, इसके पीछे रीजन कोई होनी चाहिए। मेरा मकसद है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का कोई अल्लाह ना करे, मेरा मकसद ये कोई 2016 वाला थोड़ी है कि जिस तरह 2016 में 11 खवातीन वॉशिंगटन पोस्ट निकाल के ले आया था, इस तरह का कुछ स्कैंडल होता, कोई एक मेन फैक्टर होता, मैंने आपको बताया। चलिए, लेकिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कर दी। आप कहते हैं कि जी पाकिस्तानी जो बड़ा जो बाइडेन करते फिर रहे थे, तो वो अब ओबामा के दौर में जो होता था मजीद उससे ज्यादा ड्रोन्स के लिए तैयार हैं। बड़ी खौफनाक बात है। लेकिन बहरहाल साजिद तारड़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आई अंडरस्टैंड यू हैव टू लीव एज यू हैव टू कैच अ फ्लाइट। जी मुकम्मल कर लीजिए, मुकम्मल कर लीजिए। अगर खुदा न खास्ता जीत जाते हैं, इनॉग्रेशन से पहले ये 78 साल के हो जाएंगे और गवर्नमेंट चलाएगी कैमला हैरिस, वो भी इंडिया से बैठ के। ओके चले 70 साल के हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल मैं इस पे, थैंक यू वेरी मच तारड़ साहब। मैं एम्बेसडर साहब ये इस पे फरमाइएगा कि वाकई आपको लगता है कि ये कोई फर्क पड़ेगा या कहते पॉजिटिव कोई चेंज, कोई टैंजिबल चेंज पाकिस्तान के लिए आएगा कहीं ना कहीं से, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन अगर चेंज होती है कुछ? मुझे नहीं लगता है। अच्छा। क्योंकि देखें, अमेरिका अपने मफाद की वजह से जो भी करेगा वो अपने मफाद के लिए करेगा, और हमें इसकी बिग पिक्चर देखनी चाहिए। और बिग पिक्चर ये है कि एक नई सर जंग शुरू हो चुकी है अमेरिका और चीन के दरमियान, और उस सर जंग में अमेरिका हिंदुस्तान के साथ मिल के चीन को कंटेन और कन्फ्रंट करना चाह रहा है। और एक ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो डेवलप हो चुकी है हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान, ये ट्रंप साहब के ज़माने में नहीं हुई थी, ये तो पहले ओबामा और उससे पहले जॉर्ज बुश के ज़माने से। तो ये सिलसिला मेरे ख्याल में चलता रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये एक सर जंग है चीन के ख़िलाफ़, और उसमें हिंदुस्तान इनका हामी है और पार्टनर है अमेरिका का। तो उसके नज़रिए से अगर हम देखें तो पाकिस्तान को जो नुकसान होगा आगे जाके वो वही चीज़, क्योंकि यही पॉलिसी अमेरिका की तरफ से चलेगी, क्योंकि जब अमेरिका हिंदुस्तान की काबिलियत बढ़ा रहा है, उसकी दिफाई काबिलियत बढ़ा रहा है चीन के ख़िलाफ़, वो दिफाई काबिलियत हमारे ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकती है, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि जो हिंदुस्तान उनका जब हामी है, तो जो हिंदुस्तान हमारे ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाता है दहशत गर्दी का और दूसरी चीज़ों के बारे में, तो वो भी उनकी हामी भरेंगे अमेरिका से भी, जिस तरह से ट्रंप साहब के साथ हो रहा था या पहले ओबामा प्रेसिडेंसी में भी ये हो रहा था। तो मैं खुद जो है ना ऐसी कोई कंटिन्यूटी देख रहा हूँ अमेरिकन पॉलिसी में पाकिस्तान के वो तब्दील होती आपको नहीं दिखाई देगी जो प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में या उनसे पहले जो चलती आ रही है। आप कह रहे हैं कि अगर जो बाइडेन भी बनते हैं प्रेसिडेंट तो वही चीज़ चलेगी, राइट। ताहिर जावेद साहब, ये जो चीज़ ऑब्वियसली हम देखते हैं कि ये वाला इंतखाब अगर उस तरह से कहा जाए तो फॉरेन पॉलिसी पे तो लड़ा नहीं गया, डोमेस्टिक इश्यूज़ पे या और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसीज़ रहीं उनके फेवर में ऑब्वियसली उनकी तरफ से या उनके ख़िलाफ़ कैंपेन होती रही। लेकिन मोस्टली ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड कि चाइना को कंटेन करने के लिए जो सब कुछ हो रहा है, या इंडिया के साथ भी जिस तरीके से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अरेंजमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स का, अब इस पे तारड़ साहब जो कह कर गए हैं कि जी आप तैयार
हो जाएं कि ये चलेगा सबका सब मामला भारत में बैठ के और मजीद ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान पे हो रहे होंगे अगर जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनते हैं तो? देखें, पहली बात तो इसका जवाब देने से पहले तारड़ साहब ने बोला जी मैं बड़ा सीरियस आदमी हूँ। अच्छा, अगर ये बात सच है तो इनकी बातों पे हमें हंसी क्यों आती है? ये इसका अभी होते तो इनसे जवाब लेता मैं। लेकिन ये जो इंडिया का मीडिया आप खोलें, सुबह से शाम तक उन्होंने रोना पिटना लगाया हुआ है जी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, उसके जो बाइडेन और कामला हैरिस जो हैं वो इंडिया के हक में नहीं है। उनकी ये है, ये तारड़ साहब हमें ये बता रहे हैं। देखें, बड़ी सादी सी कहानी है। जैसे आपके दूसरे मेहमान इन्होंने बोला कि जी अमेरिका को जो फायदा होगा वो उस तरफ जाएंगे। बेसिकली हर नेशन यही करती है, हर मुल्क यही करता है। पाकिस्तान को जिस चीज का फायदा होगा पाकिस्तान उसके ऊपर बात करेगा। पाकिस्तान अगर चाइना की तरफ कर रहा है आज तो उसको फायदा नजर आता है तो वहां पे कर रहा है ना। जब उसको अमेरिका के साथ कोई रिलेशनशिप में फायदा नजर आएगा तो ये चीजें चेंज होती रहती हैं। जो लोग ये सुबह से शाम तक ड्रोन को लापते रहते हैं ना, तो उनके लिए तो मैं सिंपल मैसेज बोलूंगा, भाई उस वक्त बराक ओबामा या अपना जॉर्ज बुश थे इधर यहाँ पे प्रेसिडेंट, और उस तरफ वहां पे मुशर्रफ थे। तो अब वो इस वक्त सिचुएशन वो नहीं है। अभी जो प्रेसिडेंट होने जा रहे हैं वो बाइडेन है और वहां पे इमरान खान बैठे हैं। तो ये जो इनकी आपस में कन्वर्सेशन होगी, दैट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट स्टाइल एंड डिफरेंट थॉट प्रोसेस, ये उस तरह नहीं होगा जिस तरह पहले। अब जो ड्रोन यहाँ पे आप जिसकी बात करते हैं उनको उड़ाया भी बलोचिस्तान से जाता था। अब ये मतलब डोंट स्टार्ट दैट व्हाट यू डोंट नो। मैं आपको बड़े मजे की बात बताती हूँ। आप सोशल मीडिया देखिए, पाकिस्तान का सोशल मीडिया देखिए, कुछ लोग नवाज शरीफ साहब की जो बाइडेन से मुलाकात की तस्वीर है वो लगा रहे हैं कि आप पाकिस्तान में भी वो देखें कि लोगों को लग रहा है कि अगर जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनता है तो वो नवाज शरीफ के साथ कोई बहुत ही बड़ा कोई सपोर्टर या कुछ है, और इमरान खान जो है उनका क्या बनेगा जी, प्राइम मिनिस्टर साहब का क्या बनेगा, वो तो नवाज शरीफ साहब के साथी और सपोर्टर है। ये पाकिस्तान और पूरा सोशल मीडिया जो इस चीज के पीछे चल रहा है। जी, मैं आपको एक फोटो भेजूंगा 2008 की। इमरान खान साहब को जो बाइडेन उस वक्त फॉरेन पॉलिसी के चेयर होते थे सेनेट में, उन्होंने इनवाइट करके अपने सेनेट के अंदर, उस इमरान खान उस वक्त किसी जगह के कोई, मेरा ख्याल उनके पास एक सीट अपनी ही थी सिर्फ, और उनसे मुलाकात की, और वो मुलाकात काफी लंबी, कुछ घंटे से ज्यादा वो मुलाकात की। तो ये चीजें नहीं है। पीपल लाइक टू एंगेज विद ईच अदर। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर किसी से खुश होकर मिले हैं तो उसके बाद वो अगले मतलब उनकी पॉलिसीज में चेंज एक मीटिंग से नहीं आ गई, तो ये कहीं पे भी नहीं आती। हमें तो उसके लिए बड़ा लंबा काम करना पड़ेगा, बहुत नेगोशिएशंस करनी पड़ेगी, हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ये इट्स नॉट एज सच कि भी इसको हम कहें जी कि मैं जो बाइडेन के साथ हूं तो आप देखें क्या चेंजेस आए। इट्स नॉट लाइक दैट। हर मुल्क अपनी उसके ऊपर जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज बनाता है और हालात को देखते हुए। जी बिल्कुल ठीक है, इट्स नॉट दैट सिंपल, राइट। शहजाद चौधरी साहब देखें, ऑब्वियसली हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अवाम वो तो हमें भी कहते हैं कि भाई आप क्या अमेरिका के सदारती इंतखाबात लेकर बैठ गए हैं। पीपल ऑफ पाकिस्तान आर बिजी सर्वाइविंग। पॉलिटिशियंस देख लें, वो आपको अपनी कन्फ्रंटेशन में मसरूफ नजर आते हैं, लेकिन ये जो ऑब्वियसली अमेरिका का एक जो भी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आती है, अगर कोई तब्दीली आती है तो उसका पूरी दुनिया और पाकिस्तान पे भी उसी तरीके से उसका असर आता है। सो आपको लगता है कि अगर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है तो कोई पॉलिसी तब्दील होगी, एंड डू यू सी सिचुएशन ईजिंग फॉर पाकिस्तान इन एनी वे? नहीं, देखिए, मैं तो ज़मीर अकरम साहब ने जैसे आपसे कहा कि उनकी पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसीज जो हैं वो एक लॉन्ग टर्म बुनियाद पे कायम होती हैं। हमारी तरह बंदों के साथ तब्दील नहीं होती कि एक बंदा आज आ गया तो उसने ये बात कर दी, कल कोई और आया तो वो किसी और तरफ चल पड़ा, ऐसा मामला नहीं है। वो अपनी जो पॉलिसी है उसको लेके चलेंगे, और पॉलिसी उनकी ज़मीर अकरम साहब ने आपको बता दिया। देखिए, बुनियादी तौर पर वहाँ पे इसका जो बाइडेन का आना जो है क्यों शायद मैं समझता हूँ मुफीद हो, दुनिया के लिए क्यों मुफीद हो, पाकिस्तान के लिए क्यों मुफीद हो। जब ये कोविड आया और जब ये पेंडेमिक आया, और पेंडेमिक्स की अब फोरकास्ट ज़्यादा है कि शायद ज़्यादा तबादर के साथ आना शुरू हो जाए, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी इतनी गंभीर बना ली हुई है, मुश्किलात और उसके अंदर से कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऐसी हैं कि इस किस्म के मामलात अब ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़्यादा ज़रूरत थी। डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया था अमेरिका को, बात करनी बंद कर दी। चीन के साथ बात करता, जर्मनी के साथ बात करता, यूरोप के साथ बात करता, वहां पे मिलके इसका मुकाबला किया जाता। वो नहीं किया। 2 लाख से 2.5 लाख के लोग इस वक्त
अमेरिका में वफात पा गए। उसके बाद दुनिया भर में कितने लोगों ने, 1 करोड़ से ऊपर लोग हो गए जो कि दुनिया भर में अपनी वफात पा गए। तो कहने का मतलब ये हुआ, जहां पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत थी वहां पर आपको डोनाल्ड ट्रंप के रवैये की वजह से दुनिया का जो निज़ाम जिस तरीके से कायम हुआ था उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी नजर आई। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक शायद ये भी एक वजह बने इस किस्म के पेंडेमिक्स की और मुश्किलात की लोगों के लिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। गुर्बत बेइंतहा हो जाएगी क्लाइमेट चेंज की वजह से, बारिशें बेवक्त आया करेंगी, ड्राउट्स होंगे। जब इस किस्म के मामलात होते हैं तो आपको क्लाइमेट चेंज के लिए क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज को परसू करना पड़ता है। इसके लिए आपको इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए। इन्होंने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को हटा लिया उस पेरिस एग्रीमेंट से, तो कहा कि हम क्लाइमेट चेंज को बिलीव ही नहीं करते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आने और अभी एक और चीज देखिए, टेक्नोलॉजी इतनी प्रेवलेंट और इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक रूल बेस्ड ऑर्डर बनाना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी किसके लिए इस्तेमाल हो सकती है, कहां पे इसकी जो इस्तेमाल है वो जायज नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। साइबरनेटिक्स उसे कहते हैं। साइबरनेटिक्स के अंदर तो आपको इंटरनेशनल रूल बुक्स को चेंज करना है, एक नया निजाम लेके आना है। इसके लिए लोगों से बात करनी है, मुल्कों से बात करनी है। अगर आप अमेरिका के अंदर बंद होकर बैठ जाएंगे कि मैं और मेरे अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो हैं बस यही अब अमेरिका को चलाएंगे, तो ये नहीं चला पाए। और यही सबसे बड़ी वजह बनी इनकी अपनी एस्टैब्लिशमेंट और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जो कि इस किस्म के धचके के लिए तैयार नहीं थी, और यही इनकी हार की वजह बनी है। सही। अच्छा, एक चीज एम्बेसडर साहब ये बताइएगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ जब भी जो अमेरिका का रवैया या जो भी पॉलिसीज हैं, पाकिस्तान को एक पर्टिकुलर लेंस से, अफगानिस्तान के लेंस से जो है वो देखा जाता है। ज़ाहिर है डायलॉग की जरूरत पड़ी, आपने बातचीत करनी है तो पाकिस्तान हो गया, लेकिन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किस तरीके से एक मल्टीलैटरल अरेंजमेंट या एंगेजमेंट कैसे कर सकता है? कि हमारी अपनी कहीं पर कोई कमी है, क्योंकि हम भी शायद उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे। अफगानिस्तान जैसा कॉम्प्लेक्स मसला जो है सिर्फ उसी की हद तक हम महदूद होकर रह गए। बदकिस्मती से हमारी जो ताल्लुकात रहे हैं अमेरिका के साथ माजी में और अभी भी, वो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रही है। जब भी अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती थी वो हमसे अपने अलायंस या कोल्ड वॉर में अलायंस था हमारा, और फिर सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में फिर हम पार्टनर्स थे, और अब जब ये वॉर ऑन टेरर जब हुई तो फिर हम उनके साथ थे। तो ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रही है। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान जो है उसकी स्ट्रेटिजिक कन्वर्जेंस नहीं रही आज अभी दिस इन्वायरमेंट। जैसे मैं पहले आपसे अर्ज़ कर रहा था, एक नई अक्सर जंग कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, और इन हालात में अमेरिका की स्ट्रेटिजिक कन्वर्जेंस हिंदुस्तान के साथ बनिस्बत ज़्यादा है, बल्कि पाकिस्तान के साथ इतनी नहीं है। और हमारी स्ट्रेटिजिक कन्वर्जेंस अब और बढ़ती जा रही है चीन के साथ। तो ये एक बुनियादी हक़ाइक़ जो हैं ये इन्हें हमें तस्लीम करना चाहिए। ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर येस आई एग्री विद शहजाद चौधरी साहब के बाइडन विल बी मोर ऑफ ए मल्टीलैटरलिस्ट, ठीक है, एज कंपेयर टू डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड बहुत सारे वर्ल्ड फोरम से निकल गए, हाँ, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से निकल गए इधर से। तो येस आई थिंक बाइडन साहब जो हैं प्रेसिडेंट, इफ ही बिकम्स प्रेसिडेंट ही विल बिकम मोर एंगेज, वो ज़्यादा एंगेज करेंगे तो क्लाइमेट चेंज। और मेरा तो ख्याल है कि वो रशिया के साथ भी जो उनके आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट्स थी उनको भी रिन्यू करेंगे। ईरान के साथ जो उनका JCPOA है, जो न्यूक्लियर अकॉर्ड था, उसको भी शायद वो रिन्यू करने की कोशिश करें। अफ़गानिस्तान में भी अब ये सवालिया निशान है कि अफ़गानिस्तान में उनकी क्या पॉलिसी रहेगी। एक तरफ मैं सिर्फ ये मुकम्मल करना चाहता हूँ कि एक तरफ डिफेंस और इंटेलिजेंस, पेंटागन और CIA जो हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि हमें अफ़गानिस्तान में प्रेजेंस रखना चाहिए, जबकि अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन वो उनका ये है कि हमें ऐसी हालात से अपने आप को एक्सट्रिकेट करना चाहिए, निकल जाना चाहिए। अब तो इनको ये तो देखना पड़ेगा कि वैसे ताहिर जावेद साहब से भी पूछूंगी एक ब्रेक से वापस आकर, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं कि ऑब्वियसली बहुत सारे इस मामले में ट्रंप की जो पॉलिसीज थी उनको लोगों ने उन पर तनकीद की। सो ये फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं लड़ा गया, लेकिन आई एम श्योर इसके हवाले से बात तो होती रही है। मैं ताहिर जावेद साहब इस पे जरा आपसे मौक़िफ़ जानेंगे
इसका डेमोक्रेटिक पार्टी का कि क्या रहा, और प्रेसिडेंट अगर जो बाइडेन साहब बन जाते हैं, मुंतखब हो जाते हैं, तो फिर इस पे क्या पॉलिसी रहेगी, बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ताहिर जावेद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी, मैं समझना ये चाह रही हूँ कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत सारे ऑब्वियसली वर्ल्ड फोरम से निकल आए, हमारे गेस्ट का भी यही ख्याल है कि प्रेसिडेंट अगर बनते हैं जो बाइडन, तो वो ज़्यादा इंगेज करने पे बिलीव करेंगे, ज़्यादा बात होगी, ज़्यादा डायलॉग होगा। फॉरेन पॉलिसी को लेकर आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि जिस पर जो बाइडन है या डेमोक्रेटिक पार्टी है उनको वोट ज़्यादा पड़ा है, या वो कौन सी पॉलिसी थी जिसके खिलाफ वोट पड़ा है प्रेसिडेंट ट्रंप की? देखें जी, जहां तक ग्लोब के ऊपर दुनिया में रिलेशनशिप है, एब्सोल्युटली राइट, इनका कोई पॉलिसी नहीं थी हमारे पिछले 4 साल के अंदर, वो एज नीड बेसिस। लेकिन उससे अगर पीछे चले जाएं तो ये कोई 50 to 70 ईयर की एक डिप्लोमेसी थी और एक तसलसल था उसमें। रिपब्लिकन डेमोक्रेट प्रेसिडेंट जो आते जाते रहते थे, लेकिन उस पॉलिसी का तसलसल हमेशा से चलता रहा। थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन के अंदर आगे पीछे होता था, प्रेफरेंस हल्की फुल्की चेंज हो जाती थी, लीन टुवर्ड्स वन लिटिल बिट मोर, लेकिन वो एक पॉलिसी का तसलसल था। अब वही तसलसल इन 4 साल को निकालने के बाद वापस जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ जो पाकिस्तान और जो अमेरिका के मामले में एक थोड़ा सा ऐड करूंगा, हम सब जब बात करते हैं, आप भी, आप एंकर्स भी, तो हम उसमें पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव और नैरेटिव को हमेशा से या तो कभी डिस्कस ही नहीं करते या भूल जाते हैं। पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, उसकी अपनी पॉलिसीज है, उसका अपना एक इंटरेस्ट है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, ये जो अमेरिका और पाकिस्तान का रिलेशनशिप पीछे गया है ना, उसमें अमेरिका का रोल कम है, पाकिस्तान का ज्यादा है। मेरी जाती राय है कि एग्जीक्यूशन जो थी सीपैक की, उसके लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से डिस्टेंस किया खुद को, ताकि वो एक तरफ अपना जो एक रख के रुझान और दाएं बाएं डिस्कशन और डिक्टेशंस लेने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट दे डिड। उसकी वजह से अब उसको मेरी राय में वो ऐसे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अमेरिका को मुकम्मल तौर पे रूल आउट नहीं करना चाहिए था। नवाज शरीफ के दौर के अंदर फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं है आपके पास, आप अमेरिका आए ही नहीं है, आपकी कोई मीटिंग ही नहीं हुई, आपने कोई बात ही नहीं की इसके ऊपर। और आज भी मैं कहता हूँ, मैं 2 सेनेटर्स के साथ पाकिस्तान जब आया था, तो मैं वहां पे मैंने ये जो सिचुएशन ग्राउंड के ऊपर देखी है, अमेरिकन्स आर नॉट as engaged in Pakistan as they used to be। तो ये चीजें वापस अगर आपको लानी है तो उसके अंदर हमने इंटरेस्ट चेक करने हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब वॉर एंड टेरर के दौरान डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से एक बिल आया था कि रीबिल्ड ऑफ जो एरिया फाटा और ये जो एरिया था, इसकी रीबिल्ड का एक बिल आया था कि उसके वहां पे टेरर फ्री कोई जोन्स बनाए जाए ताकि इन लोगों को रोजगार मिले। तो वो चीज शायद वापस आ जाए जो पाकिस्तान को फायदा हो जाए। वो बिल कांग्रेस के अंदर जो रिजेक्ट हुआ था वो डेमोक्रेट की वजह से हुआ था। राइट, ये भी। और वेरी इंटरेस्टिंग, आपने कहा कि अगर अमेरिका के और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए हैं या नीचे गए हैं तो उसमें अमेरिका का कम और पाकिस्तान का ज्यादा, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। शहजाद चौधरी साहब, ये जो सीपैक के हवाले से उन्होंने बात की, सीपैक को स्केल डाउन करने की पाकिस्तान से फरमाइशें तो बड़ी हुई हैं। आपको लगता है कि जो ताहिर जावेद साहब कह रहे हैं यही वजह बनी है कि हमने उसको सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया, या कोई और मामला है, डायलॉग नहीं कर सके, एंगेज नहीं किया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान अपना रास्ता बदलेगा, ना ही बदलना चाहिए। पाकिस्तान वाज़े तौर पर इस सीपैक के अंदर से अपने लिए एक मुस्तकबिल का एक तरक्की का रास्ता निकालना चाहता है और देखता है, और इसकी कामयाबी में ही पाकिस्तान की कामयाबी है। हम ये चीन के लिए नहीं कर रहे, हम ये पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। देखिए, मेरा एक सवाल आम तौर पे अपने अमरीकी दोस्तों से, ख़ास तौर पे जो अमरीकी हैं, बज़ात खुद पाकिस्तानी नजात अमरीकी नहीं है, वो ये है कि आपने अफ़गानिस्तान में कम से कम 20 साल गुजारे। मुझे एक यूनिवर्सिटी, एक हस्पताल, एक कोई ऐसी क्लासिक कोई बिल्डिंग, कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जो कि वहाँ के लोगों के लिए आपने 20 साल की तबाही के बाद वहाँ पे दी हो, या फॉर दैट मैटर एनी अदर कंट्री जहाँ पर आप जाते हैं। तो बदकिस्मती से अमरीकियों का, जिस तरीके से कहा जा रहा था, ट्रांजिटरी और ट्रांजैक्शनल इंटरेस्ट होता है। आज भारत के साथ भी ट्रांजैक्शनल इंटरेस्ट है। आप जो वहाँ पर वायदे देख रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो भारत को इस्तेमाल करना चाहता है अपने मकसद के लिए। अमरीका इतनी बड़ी ताकत है कि लोग खुद उससे जुड़ना चाहते हैं, और वो मुल्कों को और कौमों को इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल होते आए हैं। ये एक बदकिस्मती है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान अमेरिका को खुश करने के लिए सीपैक को छोड़ेगा, ना ये रास्ता बना सकेगा।
सीपेक को नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान का फायदा इसी में। वन लाइनर सर लास्ट आपसे, एम्बेसडर साहब, आई हैव टू वाइंड अप। नहीं, मेरा अपना ये ख्याल है कि सीपेक पाकिस्तान के फ़ायदे में है, अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर अमेरिका ने उसको अपने इस तरह से देख रहा है कि उसके ख़िलाफ़ है, फिर उसकी गलतफहमी है। लेकिन हम अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम उनके साथ वर्क करना चाहते हैं। वी वांट गुड रिलेशंस, लेकिन वी आल्सो वांट प्रमोट प्रोजेक्ट आवर ओन इंटरेस्ट। सीपेक हमारे फ़ायदे में, हम उसको लेकर चलेंगे। एम्बेसडर ज़मीर अकरम साहब, शहजाद चौधरी साहब, ताहिर जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।